हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर अपने सीटेट यूपीटेट के लाइव क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तहत आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और यहाँ पर जो लोग अभी क्लास में आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रिक्वेस्ट है उनसे कि वीडियो को आप एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें आते ही, जिससे कि बाकी बच्चे जो है वो क्लास से जुड़ जाया करें, इस वीडियो तक उनकी पहुंच बनी रहे। शुरू करते हैं अपने सवालों को। 386 में इन्होंने पूछा है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? 13 वर्षीय बालक है, ध्यान दीजिएगा। बात बात पर बड़ों से झगड़ा करना, स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करना, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। जब आप कैटेगराइज करते हो इसमें बाल विकास के सोपानों को लेकर के, तो 0 से लेकर के 5 साल तक की अवस्था आप शैशवावस्था कह देते हो। वही 5 या 6 साल से लेकर के आप 12 साल तक में बाल्यावस्था, और 12 के बाद 18 तक की जो अवस्थाएं होती हैं, कहीं कहीं 16 आपको मिलेगा, वहाँ तक की जो अवस्था होती है आप उसे कह देते हो कि ये किशोर अवस्था है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 13 वर्षीय बालक लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये आपका किशोर अवस्था में ही चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इस तरीके की जो चीज़ें कि स्वयं को सही साबित करना, बड़ों से झगड़ा करने लगना बात बात में, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी किशोर अवस्था में ही। तो आपका आंसर जो है वो बी, एडोलेसेंस आएगा। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिग व हंट के अनुसार कौन सी ऐसी अवस्था है जिसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है? चेंज जिसको आप बोलते हो। जैसे मैंने कहा परिवर्तन, मतलब वो शारीरिक भी हो सकता है, फिजिकल, सोशल हो सकता है वो आपका, या फिर साइकोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है। तो वो कौन सी अवस्था है जो कि बिग और हंट के द्वारा इस प्रकार से बताई गई है? ध्यान दीजिएगा, जब आप परिवर्तन की बात करते हो तो उस समय बालक अपने शरीर पर ध्यान देने लगता है कि वो सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ भाई, बाल एकदम सही हैं कि नहीं सही हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है इन फ्रंट ऑफ जो भी उनके दोस्त हैं, या फिर अगर सोसाइटी को लेकर के बात करो, सोसाइटी में स्तर कैसा है उसका, मनोवैज्ञानिक लेवल, ये सारी चीज़ें, इस पर जो बालक परेशान रहता है, उलझा रहता है कि सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, और ये प्रकार की जो अवस्था है वो किशोरावस्था ही है, यानी एडोलिसेंस ही है। तो बिग और हंट ने जिनके बारे में बताया है वो आंसर में आपके सी ही मिलेंगे। एक और सवाल है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी किस प्रकार का होता है? अपसारी चिंतक होता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकर होता है, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट करके बोल देते हो आप इसे इंग्लिश में। बहुत परिश्रम करने वाला आपका। एक आपका दे दिया अभिसारी चिंतक, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकर। तो अगर मैं प्रतिभाशाली की बालक की बात करूं, उनसे जो गिफ्टेड होते हैं एक तरीके से कह लो, या जो भी है, तो यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो वही होते हैं जो अपसारी चिंतक प्रकार के होते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से ए आएगा। ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इनमें, इस प्रकार के बालक में। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि मस्तिष्क झंझावात, मस्तिष्क आलोडन या विलोडन के माध्यम से ये क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को समझ रहे होते हैं, डिफरेंट अलग अलग प्रकार से सोच रहे होते हैं कि किसी एक समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। तो ये जो बालक आपके आएंगे वो प्रतिभाशाली बालकों में आपको देखने को मिलेंगे। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ से लिखा है कि प्रतिभाशाली बालक अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे, जब वो विकसित कब कर पाएंगे? जब निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, या उन्हें विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा तब। आशा उम्मीद है कि आपने अपना आंसर खोज लिया होगा। 389 क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा। आप देख पा रहे होंगे, निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो ये कहना गलत होगा। कोचिंग कक्षाओं की बात कभी भी एनसीएफ भी नहीं करता है, अलग से ट्यूशन पढ़ाने की बात, ट्यूशन लेने देने की बात भी नहीं करता है। ऐसे में तो आपकी ये चीज़ गलत हो जाएगी। बार बार उनकी परीक्षा नहीं जी, बार बार परीक्षा वाली चीज़ भी वैसे भी गलत होती है, तो यहाँ परीक्षा वाली बात भी गलत हो जाएगी। बात ये आती है, लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि उन्हें विद्यार्थियों से, मतलब जो जितने अदर स्टूडेंट्स हैं उनसे अलग कर दिया जाए। देखिए, अगर आप अलग करते हो तो जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि आप सभी को एक साथ बैठा करके एक ही कक्षा में एक समावेशी प्रकार के स्कूल में आप पढ़ाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट जो है, वो जो प्रत्यय है, संप्रत्यय है, वो गलत हो जाएगा। अलग करने की बात कभी नहीं करोगे। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है ऑप्शन नंबर सी। आप सभी बच्चों के साथ में बैठ करके वो जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने दिया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ध्यान दीजिएगा,
प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, मतलब स्वभाव के अनुसार नहीं, ऐसे ही वो अच्छा निष्पादन कर लेते हैं, या फिर सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। अगर हम 390 क्वेश्चन को लेकर के बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप बात करोगे इस क्वेश्चन में तो इन्होंने बताया कि भाई सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ये कहना गलत होगा। ठीक है जी। फिर कहा बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं। यहाँ बिना किसी सामर्थ्य नहीं भाई, एक शिक्षक लीजिए, शिक्षक की सहायता से, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि शिक्षक की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं। तीसरे में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर स्वभावतः होता, चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करें, अस्वभावतः कहना गलत हो जाएगा। अगर स्वभावतः होता तो हम मान सकते थे कि बिल्कुल अच्छा निष्पादन, एक अच्छे रिजल्ट, एक अच्छे परिणाम को लेकर के आते हैं। अस्वभावतः हुआ तो गलत हुआ, आप उन्हें कमज़ोर नहीं कह सकते। फिर यही एक चीज़ हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है कि शिक्षक की सहायता से वो अपने सामर्थ्य, जो भी कैपेसिटी, एफिशिएंसी है, उसका वो विकास करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ ऑप्शंस में इधर उधर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में एक्सीलरेशन क्या होता है, जिसे हम संवर्धन बोलते हैं। 391 में आपसे पूछा है संवर्धन के बारे में। तो एक तो इन्होंने ये कहा कि जो सह शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उनकी संपादन की गति को बढ़ा देना, यानी कि जो को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, खेल कूद है, स्काउट गाइड है आपका, और बाकी सारी चीज़ें जो आपके मैदान में खेली जाती हूँ उनको बढ़ा देना, या फिर वर्तमान जो स्तर ग्रेड है उसको छोड़ करके अगले स्तर पर चले जाना। बच्चा यहाँ पर था और ऊपर चला गया है, नहीं, कक्षा 3 की गणित थी, अब वो कक्षा 5 का गणित लगाने लगा कक्षा 3 में ही रह करके, तो ये होता है स्तर ऊपर जाना। फिर है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, और फिर है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। ध्यान दीजिएगा, इसमें शैक्षणिक बोला है तो सह शैक्षणिक नहीं बोला है, इसमें सह शैक्षणिक बोला है तो शैक्षणिक नहीं बोला है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है जी, आपको दोनों चीज़ें लेकर के चलनी है। ओके, फिर क्या है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। ध्यान दीजिएगा, आकलन की जो प्रक्रिया होती है, एस्टिमेट करने वाली चीज़, वैल्यूएट करने वाली चीज़, असेसमेंट आप इसे बोल देते हो। एग्जैक्टली, असेसमेंट का काम टीचर का होता है ऐसे में। हाँ, वो बात सही है कि आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल्सो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आकलन में जो है जो मुख्य रूप से काम करेगा वो टीचर काम करेगा। फिर ऐसे में हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी सबसे बेस्ट है कि वो इस स्तर के सवाल यहीं पर रह करके वह इस स्तर के सवाल को कर पा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़ करके वह अगले स्तर या उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। ठीक है जी, आगे बढ़ जाना, प्रमोट करना। एक और क्वेश्चन लिखा है इसमें 392, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे बेस्ट कौन सी एक्टिविटी होगी जो उनके लिए उनको सूट करेगी। ऐसे में तो शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, ये कह दिया। इतना कुछ वो नहीं है पढ़ाने का जो है कि शिक्षक दिवस पर पढ़ा दिया तो आप उसे प्रतिभाशाली कह दोगे, वो तो एक नॉर्मल चाइल्ड भी पढ़ा सकता है ऐसे में। ओके, हाल ही में हुए स्कूल का प्रतिवेदन लिखवाना कि क्या कुछ रिपोर्ट रही है, क्या किस चीज़ें रही हैं, तो इतना कुछ वो नहीं है, रिपोर्ट लिखने का काम बाकी शिक्षक और वो करेंगे। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, और 5 पाठों, मैंने आपको बोला है 10 पाठों का अभ्यास कराएं, 10 लाइन लिख करके 10 बार बुलवाएं, फिर वो सही वर्तनी करने लगेगी या उच्चारण उसका सही हो जाएगा या लगेगा कि ये सारी चीज़ें 10 बार, 5 बार, 7 बार, ये कभी भी हमारे सही आंसर में नहीं आएंगे, ये चीज़ याद रखना। नेगेटिव टैग वर्ड्स में यू विल कंसिडर दीज वर्ड्स, जो भी ये वर्ड्स आते हैं उन्हें आप कंसिडर करोगे। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि जो भी हाइपोथेसिस है, संकल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइपोथेसिस, वो फंडामेंटल आप चीज़ों को बेस मान करके, अपने मूल विचारों को बेस मान करके वो नाटक अगर आप ऐसे में लिखवा रहे हो तो उस समय उनके मन में क्या है किसी चीज़ के प्रति, ध्वनि प्रदूषण, लिखिए कुछ इसके बारे में। अगर वो वहाँ पर कुछ लिख पा रहे हैं अच्छी तरीके से तो हम कह देंगे कि वो सबसे बेस्ट होगा उस एक प्रतिभाशाली बालक के लिए। देखिए, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने एक बार सवाल को समझ लिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी आंसर करने में। प्रतिभाशाली बालक, चलिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला सवाल आपका ये रहा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो विशेष आवश्यकता लिखा ना, CWSN,
फुल फॉर्म पूछा गया है, याद रखिएगा भाई CWSN का आपके यूपी टेट में, कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बोलते हो आप इन्हें। तो किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सही है। आपने ऑप्शन भी देख लिया होगा, आंसर भी एकदम से खोज लिया होगा। लिखा है अधिकतम बच्चों को कक्षा में शामिल करते हुए, पहले ऑप्शन में। दूसरे में विद्यार्थियों को शामिल करते हुए। तीसरे में सहपाठी अधिगम या पीयर ट्यूटरिंग करके लिखा हुआ है उसके द्वारा। या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण कभी भी आंसर में हमारे नहीं आता है। ठीक है, आप अधिकतम बच्चे नहीं कह सकते। मान लो अगर बच्चे कम हैं तो क्या आप नहीं पढ़ाओगे क्या? अगर बच्चे कम हैं तो क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नहीं पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाओगे। विद्यार्थियों कहना दोस्तों एकदम से सही है। अगर हमने यहाँ पर सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग, ये सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, अगर सहपाठियों से ही काम हो जाता तो CWSN को अलग से कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत ना होती बच्चों के लिए। समझ रहे हो आप? इसीलिए सहपाठी जो अधिगम हो थोड़ा सा वीक, कमज़ोर ऑप्शन पड़ जाता है। लेकिन विद्यार्थियों को शामिल करते हुए अगर अध्यापक निर्देशन देगा, उसका निर्देशन देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी नॉर्मल चाइल्ड, किसी एक जो है 110 से ऊपर वाले IQ को नहीं पढ़ाने जा रहे हो, आप CWSN प्रकार के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं। 397 में लिखा हुआ है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता होना। ध्यान दीजिएगा। वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता किस प्रकार के बालकों की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक हैं, सामान्य बालक हैं, सृजनशील बालक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। 397 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जो आपके लिए ऐसे में आपको समस्या जो है यहाँ पर दिक्कत दे रहे होंगे, एक प्रतिभाशाली बालक और एक सृजनशील बालक। देखिए, दोनों ही एक ही बालक होते हैं, एक ही प्रकार की चीज़ें आपको लगभग देखने को मिलेंगी, लेकिन सृजनशीलता में क्या होता है, जो क्रिएटिव होते हैं वो किसी एक नई चीज़ की खोज करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा होता खोज करना, ठीक है जी, अब सारी चिंतन करना कह लो ऐसे में। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपकी क्या, नवीनता को लेकर के आना खोज के बाद। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में दिए होते तो यहाँ पर सृजनशील होता। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं। आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए देखने को मिलेगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। बहुत बहुत वेलकम है जो क्लास में अभी आ रहे हैं, सभी को नमस्कार, सभी को सुप्रभात। वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा औरों के साथ में भी, जिससे कि वो भी यहाँ पर पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। यहाँ पर लिखा है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है। मतलब कहने का ये है जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान या विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार जिसको बोलते हो, यानी कि अटेंशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, अभिप्रेरणा का अभाव, यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन। आपको मैं बता दूं, भागने की प्रवृत्ति होना कहना गलत है, ऊर्जावान होना कहना गलत है। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? आप अभिप्रेरणा का अभाव, बाकी चीज़ें भी कह सकते थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चा अधिगम निर्योग्य या सीखने के योग्य नहीं है क्योंकि उसका ध्यान नहीं है पढ़ाई में। जब उसका अटेंशन पढ़ाई में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत, कोई समस्या है ही नहीं यहाँ पे आगे। कि जब अवधान आ गया तो रुचि आएगी, रुचि हुई तो जिज्ञासा हुई, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होगी तो अधिगम होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सबसे पहले ज़रूरी है अवधान या ध्यान उनका आकर्षित करना कि भाई आपको CTET और UPTET पास करना है, परीक्षाएं नज़दीक है, क्यों जी। और यहाँ पर उसके बाद आप अभिप्रेरणा की बात और बाकी सारी चीज़ें, रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस जो भी चीज़ें होती हैं उनकी आप बाद में बात करोगे। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। लिखा है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। जब आप लर्निंग को लेकर के बात करते हो तो उसको प्रभावित करने वाले पर्सनल फैक्टर की बात की है जो अफेक्ट करता हो। संचार के साधन, तो संचार में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये नहीं होगा। समवयस्क समूह की बात कर दी, समूह मतलब व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होगा। जब आप समूह बोल रहे हो तो व्यक्तिगत का कोई मतलब ही नहीं है। फिर अध्यापक, आप व्यक्तिगत कारक की बात कर रहे हो तो अध्यापक आपका एक नया कारक, दूसरे कारक के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन परिपक्वता और आयु, ये आपके पर्सनल फैक्टर्स में जो है इंक्लूड होंगे, देखने को मिलेंगे कि मैच्योरिटी क्या कुछ है जो है आपकी, आप मैच्योर हैं कि नहीं है, और एज कितनी है आपकी। ये दोनों ही फैक्टर्स जो है इसे प्रभावित करेंगे। तो यहाँ से ये सवाल जो है वो आपका क्लियर होता है। एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को, यानी मेंटल हेल्थ को सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है या करेगा।
अगर वो पूरी तरीके से अभिव्यक्त कर पा रहा है, संगत तरीके से सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन सही से अपना काम कर पा रहा है, चल पा रहा है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मानसिक विकारों का ना होना, अगर विकार नहीं है, किसी भी प्रकार का मेंटल डिफेक्ट नहीं है, तो मानसिक स्वास्थ्य उसका सही होगा, बिल्कुल सही है। और व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, जो आपका जो भी दिक्कतें हैं, डिफेक्ट्स इन पर्सनालिटी, उससे अगर वो मुक्त है, फ्री है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, अगर वहाँ की जो गलतियाँ हैं, जो कि डिमेरिट्स हैं, उनसे अगर अलग है, तो भी हम उसे ये कह देंगे कि मानसिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य जो है वो उसका उत्तम रूप से हमें देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ से डी देखने को मिलेगा। कल आपकी कक्षाएं नहीं हो पाई थी, कोशिश रहेगी पूरी कि आपको सुबह 10 बजे CTET UPTT और शाम को 7 बजे आज लाइव क्लास आपकी होगी फिर से शिक्षक भर्ती को लेकर के। अगले टॉपिक की तरफ हम चलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर ज़रूर जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। किसी को क्लास अगर नहीं मिलती है तो वो इस नंबर पर भी संपर्क कर सकता है, उसे व्यक्तिगत तरीके से उसके व्हाट्सएप पर मैसेज करके चीज़ें बता दिया करा जाएगा। 8081743734। अपना नाम और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर लिख के भेजें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।